हाय बच्चों, आज के चैप्टर नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हाय, जो चैप्टर नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। एक बच्चा लिंक मांग रहा है प्रतिष्ठा। पलक, प्रतिष्ठा को लिंक भेज दो। पलक, प्रतिष्ठा को लिंक भेज दो। चैप्टर नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। है जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है जो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन कैसे होती है? एक तरीका होता है हम डिबेंचर की रीपेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तरीका होता है रिडम्पशन लमसम। लमसम मतलब क्या होता है? सारा पैसा एक साथ दे देना। रिडम्पशन इन लमसम, सारा पैसा एक साथ रीपे कर देना। दूसरा तरीका क्या होता है? रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। यानी कि जैसा हम इश्यू शेयर में था, एक था लमसम, यानी कि इश्यू शेयर में पैसे एक साथ आ जाना, ये रिडम्पशन एक साथ कर देना। दूसरा क्या है? रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, यानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में रिडीम करना। और तीसरा होता है परचेज इन द ओपन मार्केट। तीसरा होता है परचेज इन द ओपन मार्केट। हम अपने डिबेंचर्स मार्केट में हमारे खरीदे बेचे जा रहे होते हैं, शेयर मार्केट में खरीदे बेचे जा रहे होते हैं, तो हम अपने डिबेंचर मार्केट से खरीद लेते हैं। और तीसरा होता है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, हम उसे नए डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, हम उन्हें नए डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो ये चार तरीके होते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के। ठीक है जी। जो लोग अभी ज्वाइन किया बता दूं, चैप्टर नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट। रिडम्पशन मतलब क्या होता है भाई? रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन चार तरीके से होती है। रिडम्पशन करने के चार तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? रिडम्पशन लमसम। लमसम मतलब एक फिक्स पीरियड के बाद सारे के सारे पैसे रीपेमेंट कर दो। रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट का मतलब है इस जिस तरह से धीरे धीरे 10 लाख के डिबेंचर है, पहले साल 2 लाख, दूसरे साल 2 लाख, तीसरे साल 3 लाख, या इक्वल इंस्टॉलमेंट या अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर दो। परचेज इन द ओपन मार्केट, हम अपने शेयर्स खरीदते बेचते रहते हैं। अपने ही शेयर कंपनी खुद मार्केट से परचेज कर लेती है। अपने ही शेयर्स कंपनी मार्केट से परचेज कर लेती है, उसे बोलते हैं परचेज इन द ओपन मार्केट। एंड लास्ट रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दो नए डिबेंचर्स में, या नए इक्विटी शेयर्स में, या प्रेफरेंस शेयर्स में। ठीक है जी। तो आज हम करने जा रहे हैं पहले रिडम्पशन इन लमसम। रिडम्पशन इन, ये नोट हो गया जो चार मेथड कौन कौन से होते हैं। करूँ आगे? इरेजिंग, सबने नोट कर लिया? जिन्होंने नोट ना किया, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, स्क्रीनशॉट खींच लेना। ये रिडम्पशन डिबेंचर चार मेथड है, चार तरीके से रिडम्पशन होती है। एक रिडम्पशन लमसम, एक रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट्स, एक परचेज इन द ओपन मार्केट, और एक रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। ओके। इरेजिंग, देखो जो अब हम कर रहे हैं रिडम्पशन लमसम। जो हम कर रहे हैं रिडम्पशन लमसम। लमसम मतलब क्या होता है कि रीपेमेंट होगी कुछ टाइम के बाद इकट्ठी। जैसे 10 लाख के डिबेंचर है, 5 साल के बाद रिडीम करने हैं, 5 साल के बाद वापसी करने हैं पैसा, तो हम 5 साल के बाद पूरा 10 लाख वापसी कर देंगे। रिडम्पशन लमसम का क्या मतलब है? हमें पैसा, हमें डिबेंचर्स है लायबिलिटी हमारी, हमें 5 साल के बाद वापस करना था, हम 5 साल के बाद पूरा 10 लाख इकट्ठा वापस कर देंगे। इसका मतलब रिडम्पशन लमसम। मुझे जो रिडम्पशन लमसम होती है इसके कुछ रूल्स हैं।
अगर आपको डिबेंचर रिडीम करने हैं तो ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। रूल्स क्या है? जिस साल आपको रिडम्पशन करनी है उससे पहले वाले 31 मार्च तक, फॉर एग्जांपल 1 जून 2024 को रिडम्पशन करनी है आपको, 1 जुलाई 2024 को रिडम्पशन करनी है। इससे पहले वाला 31 मार्च कब आएगा? 31 मार्च 2024। जिस साल आपको रिडम्पशन करनी है उस साल के 31 मार्च 2024 तक आपको मिनिमम प्रॉफिट का एक पार्ट कहाँ ट्रांसफर कर देना है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। कहाँ ट्रांसफर कर देना? 31 मार्च, जिस साल रिडम्पशन करनी है उसके पहले वाला 31 मार्च को, उससे पहले वाला 31 मार्च तक इस डेट तक आपको कुछ प्रॉफिट का पार्ट अलग करना है और कहाँ डाल देना है? DRR में, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। कहाँ डाल देना? DRR में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बच्चों ये ना एटलीस्ट 10% है, ये एंट्री है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये क्या कर रहे हो आप? प्रॉफिट का एक पार्ट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करके क्या कर दोगे कि अब ये पैसा किसके लिए यूज हो सकता है? ये पैसा सिर्फ किसके लिए यूज हो सकता है? ये पैसा किसके लिए यूज हो सकता है? ये पैसा सिर्फ किसके लिए यूज होगा? हमने क्या किया? प्रॉफिट का एक पार्ट DRR में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि अब ये पैसा आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब जब तक ये पैसा स्पेसिफिक रिजर्व है, ये पैसा का आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक डिबेंचर रिडीम ना हो जाए। तो एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, जब तक आप डिबेंचर रिडीम नहीं कर देते ये पैसा आप यूज नहीं कर सकते। किस चीज के लिए यूज नहीं कर सकते? डिविडेंड देने के यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेसिफिक रिजर्व है। कब तक यूज नहीं कर सकते? जब तक डिबेंचर रिडीम ना हो जाए। एक तरह से इसे ये प्रेशर पड़ेगा कंपनी का कि अगर इस पैसे को फ्री करवाना है तो डिबेंचर जल्दी से रिडीम करो। एक तरह से कंपनी को प्रेशर है कि हमने प्रॉफिट का एक पार्ट डिबेंचर्स के लिए यूज कर रहे हैं, डिबेंचर रिडीम करने के लिए कर रहे हैं। जो हमने प्रॉफिट अर्न किया उससे डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं। अगर बच्चों ये एंट्री लॉ में लिखा हुआ है कि आप प्रॉफिट अर्न करो, फिर कम से कम प्रॉफिट अर्न करो और उस प्रॉफिट अर्न करके डिबेंचर का पैसा रीपे करो। प्रॉफिट अर्न करो और उस पैसे से आप डिबेंचर रीपे करो। अब लॉ में लिखा हुआ है मिनिमम कितना आपको, पहले अभी चेंज हो गया लॉ, पहले कुछ और था लॉ, अब लॉ चेंज हो गया। लॉ कहता है कि मिनिमम कितना ट्रांसफर होना चाहिए? एटलीस्ट, मिनिमम और एटलीस्ट 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें MCQ आएगा। मिनिमम एटलीस्ट 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आपको ट्रांसफर करना है। एटलीस्ट 10% ऑफ फेस वैल्यू डिबेंचर ट्रांसफर करना है। एटलीस्ट है, एटलीस्ट यानी 10 लाख के डिबेंचर है तो एटलीस्ट कितना ट्रांसफर करना है? 10 लाख का 10% 1 लाख, 10 लाख का 10%, ये एटलीस्ट है, मिनिमम है। आप चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो, आप चाहो तो हाँ, यानी कि आपने प्रॉफिट इतना, आप जितना डिबेंचर है उसका 10% तो आपको प्रॉफिट अर्न करके रिडीम करना है। बच्चों जितने अमाउंट से ये एंट्री करते हैं, आपको क्वेश्चन साइलेंट और 10% से करेंगे। क्वेश्चन साइलेंट तो, लेकिन इससे ज्यादा से भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा से भी कर सकते हैं, वो कंपनी की मर्जी होती है। लॉ ने मिनिमम 10% का है और अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो 10% ही करेंगे। जैसे मैंने बताया डिबेंचर है 10 लाख के, तो ये एंट्री कितने से होगी? 10 लाख का 10% 1 लाख से होगी। इसका क्या मतलब है कि लॉ ने कहा है कि मिनिमम आप जितने डिबेंचर का अमाउंट है उसका 10% आप DRR में ट्रांसफर कर दो, यानी प्रॉफिट से रिडीम करो। समझ आ गई बात? इसे बोलते हैं, जितने की एंट्री होगी इसे बोलते हैं रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। डिबेंचर जो रिडीम होते हैं ना बच्चों, 2 तरीके से होते हैं। डिबेंचर जो रिडीम होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। डिबेंचर रिडीम 2 तरीके से होते हैं। कौन कौन सा तरीका है? एक है आउट ऑफ प्रॉफिट, एक है आउट ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट अर्न करके रिडीम करना, और एक तरीका कौन सा है? आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल यानी जो आगे एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसमें से रीपे करना। लॉ कहता है मिनिमम कितना ट्रांसफर करना है DRR में? 10%। कितना ट्रांसफर करना है? 10%। ये अमाउंट मिनिमम 10% होना चाहिए। क्या ज्यादा कर सकते हैं? हाँ ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। अच्छा, जितना DRR में जाएगा उसे बोलेंगे रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? और बाकी क्या बोलेंगे? रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। बाकी क्या बोलेंगे? रिडम्पशन आउट ऑफ, आपने 10% यहाँ ट्रांसफर किया तो इसे कहेंगे रिडम्पशन कर रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट 10%, बाकी 90% कहाँ कर रहे हैं? रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। ये मिनिमम अमाउंट है
कंपनी चाहे तो 100% भी आउट ऑफ प्रॉफिट कर सकती है। अगर आपने 100% डिबेंचर का डीआरओ ना दिया तो उसे बोलेंगे 100% आउट ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो 10% बनाना है, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो कितना बनाना है? समझ आ गई बात? तो जितने से अमाउंट ये हुआ उसे हम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडम्पशन आउट ऑफ, और बाकी क्या कहलाएगा? रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। बाकी क्या कहलाएगा? रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। समझ आ गई बच्चों बात? आगे चलते हैं। उसके बाद जो लॉ में लिखा हुआ है कि आपको जिस साल रिडम्पशन करनी है ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, ऑन और बिफोर मतलब मैक्सिमम 30 अप्रैल से पहले, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल आपको कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदनी है। आपको क्या खरीदनी है? ऑन और बिफोर 30 अप्रैल आपको क्या खरीदनी है? इन्वेस्टमेंट खरीदनी है। वो कौन सी इन्वेस्टमेंट खरीदनी है मैं बताऊंगा। एंट्री क्या आती है इन्वेस्टमेंट खरीदने की? एंट्री क्या आती है इन्वेस्टमेंट खरीदने की? डिबेंचर, रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डेबिट टू बैंक। ऑन और बिफोर 30 अप्रैल। 30 अप्रैल किस साल का? जिस साल रिडम्पशन करनी है, जिस साल रिडम्पशन करनी है। एंट्री क्या आएगी? डिबेंचर, रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डेबिट टू बैंक। एंट्री आती है जो डिबेंचर, रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डेबिट टू बैंक। डिबेंचर, रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डेबिट टू बैंक। बच्चों ये मिनिमम अमाउंट कितना है? इसके वो मिनिमम अमाउंट बताया गया। मिनिमम अमाउंट है 15% ऑफ फेस वैल्यू डिबेंचर्स। इसका मिनिमम अमाउंट है 15% ऑफ फेस वैल्यू डिबेंचर्स। 15% ऑफ फेस वैल्यू डिबेंचर्स 15%। तो दो अमाउंट याद रखना है, 10%, एक 15%, दोनों मिनिमम अमाउंट है। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो 10% इधर, 15% इधर। समझ आ गई बच्चों बात? उसके बाद क्या होगा? ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन, ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन आपने जो डीआरआई का पैसा इन्वेस्ट किया था इन्वेस्टमेंट में, वो किस लिए किया था? लिक्विडिटी के लिए। किस लिए किया था? क्योंकि हमारा जो पैसा होता है एसेट का पैसा, वो एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है ताकि जब जरूरत पड़े, जिस डेट को रिडम्पशन करनी हो उसे में पैसों की जरूरत होगी, तो हमने ये इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, ये इन्वेस्टमेंट बेचेंगे और पैसा आ जाएगा। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो बिजनेसमैन का पैसा होता है वो जनरली एसेट्स के अंदर इन्वेस्टेड होता है। तो हमने क्या किया? ये स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट खरीद ली कि भैया ये इस पैसे का इस्तेमाल, इस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल जो है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी उसके लिए कर लेंगे। ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर, रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट। जिस दिन हमारा रिडम्पशन करनी है उस दिन इन्वेस्टमेंट भेज देंगे और पैसा आ जाएगा डिबेंचर रिडीम करने के लिए। ठीक है जी? तो एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर, रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट भेज दी, हमने इन्वेस्टमेंट भेज दी। एंट्री आएगी बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर, रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर, रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको डिबेंचर रिडीम करने हैं। डिबेंचर रिडीम करने की एंट्री आएगी डिबेंचर अकाउंट, डेबिट। अगर प्रीमियम, आपको याद होगा आप लोगों ने इशू डिबेंचर कर रखा है, वहां पे हम एंट्री करते थे इशू की। पहली एंट्री करते थे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री करते थे डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर। और अगर रिडम्पशन प्रीमियम होता था तो लॉस ऑफ इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन होता था। लॉस ऑफ इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन होता था। तो अगर आप प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो तो डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। फिर वो जो डिबेंचर होल्डर कहाँ चले जाएंगे? फिर डिबेंचर रिडीम करना है, एंट्री आ जाएगी डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। फिर एंट्री आ जाएगी जो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ये वो जो रीपेमेंट की एंट्री है डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। उसके बाद जब डिबेंचर रिडीम हो जाते हैं, जब डिबेंचर, जितने डिबेंचर रिडीम हो गए हैं, ये तो फुल है, सारा डीआरआई कहाँ चला जाएगा? जनरल रिजर्व में। और अगर पार्ट जो इंस्टॉलमेंट होती है, जितना डिबेंचर रिडीम होते जाते हैं उतना डीआरआई को कहाँ ट्रांसफर करना होता है? जनरल रिजर्व में। तो ये क्वेश्चन आता है, जब डिबेंचर रिडीम हो जाते हैं तो डीआरआई क्या होता है? डीआरआई कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? जनरल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? तो एंट्री आएगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डेबिट टू जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डेबिट टू जनरल रिजर्व।
डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो ये एंट्रीज होती है जो रिडम्पशन लमसम केस में। अब तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं देख रहा था क्वेश्चन कैसे आए हुए एमसीक्यूज में। एक तो ये पूछा गया कि डिवेंचर का अमाउंट दे रखा है कि मिनिमम डीआरआर में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा गया एमसीयू में कि डिवेंचर है, आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया जनरल एंट्री बताओ जी, कोई भी जनरल एक एंट्री, 4 ऑप्शन दे रही है, जनरल एंट्री बताओ। ये आपको जनरल एंट्री याद होनी चाहिए, ये वाले याद होनी चाहिए। मिनिमम डीआरआर में कितना जाता है 10%, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होती है 15%, समझा की बात। और ये भी याद रखना पड़ेगा जब सारे डिवेंचर रिडीम हो जाते हैं तो डीआरआर कहाँ चला जाता है, जनरल रिजर्व में। कहाँ चला जाता है, जनरल रिजर्व में, ठीक है। नोट करो जल्दी से। फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म, फिर अगला टॉपिक पे चलते हैं। 4 टॉपिक करने हैं हमें। हो गया जो नोट कि नहीं हुआ? हाँ भी ऑनलाइन बच्चों हो गया नोट, शुरू करूं कि नहीं, इरेज कर दूं? बोल ही नहीं रहे बच्चों। चलो जी आगे चलते हैं। देखो जो हाँ जो देखो क्वेश्चन लिखो कैसे आएगा, इरेज कर दूं ना भाई। लिखो 10% डिवेंचर 20 लाख, 10% डिवेंचर 20 लाख, ड्यू ऑन रिडम्पशन 1 जुलाई 2024, ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑन 1 जुलाई 2024। ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2025। डिवेंचर ड्यू 10% डिवेंचर 20 लाख, ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑन 1 जुलाई, ईयर एंड ऑन 31 मार्च। डिवेंचर इज टू रिडीम ऑन 10% प्रीमियम, डिवेंचर इज टू बी रिडीम एट 10% प्रीमियम। दस % प्रीमियम पे रिडीम करने हैं बच्चों। 5 जनरल एंट्रीज। बच्चों अगर आपको कंसेप्ट सब्जेक्टिव आ जाएगा एमसीक्यू आराम से कर लोगे आप, लेकिन अगर सब्जेक्टिव कंसेप्ट नहीं आएगा तो आपके लिए वो भी होगी। करें मैं शुरू? क्या? हाँ जी देखो जी पहली एंट्री देखो बच्चों, डेट भी इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को हमें रिडीम करने हैं, 1 जुलाई को रिडीम करने हैं तो हमें डीआरआर कब तक बन जाना चाहिए? इससे पहले वाली 31 मार्च को। इससे पहले वाली 31 मार्च कब आएगी? 31 मार्च 2024 को आएगी। 31 मार्च 2024 को, 31 मार्च 2024 को आएगी, ठीक है। क्या एंट्री आएगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएनआर इससे पहले तक, इस डेट से पहले तक बन जाना चाहिए। कुछ नहीं लिखा था हम इस दिन बना देंगे, इस दिन को खत्म होने से पहले हमें डीआरआर बना देना चाहिए। मिनिमम डीआरआर क्वेश्चन साइलेंट हो तो कितना बनना चाहिए? 10%। अगर क्वेश्चन में ज़्यादा बनाने को कहा हुआ है तो ज़्यादा बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में ज़्यादा बनाने को कहा हुआ तो ज़्यादा बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है तो 10% बनता है। यानी लॉ ने कहा हुआ है मिनिमम 10% आउट ऑफ प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट अर्न करो और उसके बाद रिडम्पशन करना मिनिमम 10%। तो वो जो डिवेंचर है 20 लाख के, 20 लाख का 10% कितना होता है भाई? 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख होता है। कितना होता है? 2 लाख रुपए होता है। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ डीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा रिडम्पशन से पहले, तो रिडम्पशन से पहले 31 मार्च को कितना डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा? रिडम्पशन से पहले कितना क्रिएट करना पड़ेगा? 10%। 20 लाख का 10% 2 लाख। उसके बाद
उसके बाद नहीं, इसमें 31 मार्च से पहले बना देना होता है, इससे 31 मार्च से पहले कभी बना देना होता है। उसके बाद अब आपको ना ऑन और बिफोर जिस साल रिडम्पशन कर रहे हो उसके ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2024 तक। हाँ जी सर, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, इससे पहले भी कर सकते हो, ठीक है जी, इससे पहले भी कर सकते हो। क्वेश्चन साइलेंट है तो 30 अप्रैल को कर देते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट खरीदनी है, हमें क्या खरीदनी है? इन्वेस्टमेंट खरीदनी है। कितने की इन्वेस्टमेंट खरीदोगे? 15, मिनिमम 15%। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। कितने की इन्वेस्टमेंट खरीदोगे बच्चों? 15%। 20 लाख का 15% कितना हो गया भाई? 20 लाख का 15% हो गया 3 लाख। उसके बाद क्या होगा? साल के एंड में ये उसके बाद रिडम्पशन की डेट कितनी है? रिडम्पशन की डेट कितनी है? 31 मार्च, सॉरी रिडम्पशन डेट है 1 जुलाई। 1 जुलाई वाले दिन क्या करोगे? एंट्री आप इन्वेस्टमेंट भेज दोगे। 1 जुलाई को क्या करोगे जो आप इन्वेस्टमेंट भेज दोगे? इन्वेस्टमेंट भेजने की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट भेज देंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या होगा? हाँ जो उसके बाद क्या होगा जी? इन्वेस्टमेंट भेज दी। फिर नेक्स्ट अब आपको डिवेंचर रिडीम करने हैं। डिवेंचर रिडीम करने की एंट्री क्या आएगी? डिवेंचर डेबिट 10% डिवेंचर डेबिट कितने रुपए हैं? 10 लाख रुपए है, नहीं 20 लाख है। 20 लाख के डिवेंचर प्री रिडम्पशन भी है। प्री रिडम्पशन कितना है? प्री रिडम्पशन डेबिट, जो डिवेंचर लायबिलिटी है, लायबिलिटी खत्म होती है डेबिट साइड में, प्री रिडम्पशन भी खत्म हो रहा है डेबिट साइड में। डिवेंचर डेबिट, प्री रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर। फिर डिवेंचर होल्डर को रीपे कर देंगे, फिर डिवेंचर होल्डर को रीपे कर देंगे। फिर डिवेंचर होल्डर रीपे कर देंगे। एंट्री आएगी डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। फिर डिवेंचर होल्डर को रीपे कर देंगे। एंट्री आएगी डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। जब सारे डिवेंचर रिडीम हो जाते हैं, जब सारे डिवेंचर रिडीम हो जाते हैं तो कहाँ जाता है भाई? DRR। जब सारे डिवेंचर रिडीम हो जाते हैं तो DRR कहाँ जाता है? जनरल में चला जाता है। जब सारे डिवेंचर रिडीम हो जाते हैं तो डिवेंचर रिडम्पशन कहाँ जाता है? जनरल में जाता है। जब सारे डिवेंचर रिडीम हो जाते हैं तो DRR कहाँ चला जाता है? जनरल में चला जाता है। DRR डेबिट टू जनरल कितना है भाई? 2 लाख रुपए का है। जब सारे डिवेंचर रिडीम हो जाते हैं तो DRR कहाँ चला जाता है? जनरल में जाता है। DRR डेबिट टू जनरल हो जाता है। समझ आ गया जो बात? वो जो क्वेश्चन MCQ कैसे आएंगे? आपको क्वेश्चन पूछा सकता है, बताओ भाई DRR मिनिमम, आपको डिबेंचर अमाउंट दे रखा होगा, आपसे पूछा जाएगा DRR में कितना गया, कितना मिनिमम डालना पड़ेगा और किस डेट को डालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितनी करनी पड़ेगी? मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी? ठीक है, ये पूछा सकता है। जनरल एंट्री पूछी जा सकती है कि DRR अल्टीमेटली कहाँ जाता है? DRR अल्टीमेटली कहाँ जाता है? जब रिडम्पशन हो जाती है तो जनरल में जाता है। समझ आ गया जो बात? आगे चलते हैं जो अब ना कई कंपनीज के लिए ना मेनली आपको क्वेश्चन समझ आ गया, इतना काफ़ी है MCQs अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन MCQs और भी आते हैं।
क्या हर कंपनी को डीआरआर बनाना होता है? क्या हर कंपनी को डीआरआई बनानी होती है? नहीं, हर कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, हर केस में डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। डीआरआर किन कंपनीज को बनाना होता है, इस पे एमसीक्यूज आ सकता है, तो लिखिएगा जो डीआरआर किन कंपनीज को बनाना होता है, किन कंपनीज को नहीं बनाना होता। ठीक है जी, तो कब कब डीआरआर नहीं बनाना होता, ये इंपॉर्टेंट है कि कब कब डीआरआर नहीं बनाना होता और कब कब डीआरआर नहीं बनाना, और किन कंपनीज को बनाना होता है डीआरआर। क्या टाइम हो गया? हाँ, जो देखिएगा जो इन कंपनीज को, फॉलोइंग कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फॉर क्रिएटिंग डीआरआर एंड डीआरआई। फॉलोइंग कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड, इन कंपनीज को एग्जाम्प्ट है, फॉलोइंग कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फॉर क्रिएटिंग डीआरआर एंड डीआरआई। इन कंपनीज को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग क्या है, ये फाइनेंशियल कंपनीज है, या तो फाइनेंशियल कंपनीज है या फिर लिस्टेड कंपनीज होंगी। जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं और या बैंकिंग कंपनीज होंगी या फाइनेंशियल कंपनीज होंगी या फिर लिस्टेड कंपनीज है, इनको बनाने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों, क्यों बनाने की जरूरत नहीं है डीआरआर और डीआरआई इनको? या तो फाइनेंशियल कंपनीज है, एनबीएफसी, मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस क्या है, एनबीएफसी है, इनको बनाने की जरूरत नहीं है डीआरआर डीआरआई। क्यों? क्योंकि काम ही है, इनका काम क्या है, लोगों को लोन लेना, लोगों को लोन देना। इनके ऊपर ऑलरेडी आरबीआई की बहुत सारी गाइडलाइंस है, आरबीआई के ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस है, इनके और रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो बेचारे मर जाएंगे। इसलिए इनको एग्जाम कर दिया गया डीआरआर और डीआरआई बनाने के लिए, क्योंकि इनको आरबीआई की और फॉलो करनी पड़ती है गाइडलाइंस, इसलिए इनको एग्जाम कर दिया गया। ठीक है जी, कौन कौन सी कंपनीज बताई मैं तुम्हें? एक जो बैंकिंग कंपनीज है, जो बैंकिंग कंपनीज में भी आरबीआई की गाइडलाइंस होती है। एक एनबीएफसी होगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे एग्जांपल मुथूट फाइनेंस, तो मुथूट फाइनेंस के ऊपर भी आरबीआई गाइडलाइंस है। और यहाँ पे जो लिस्टेड है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनके ऊपर सेबी की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है, तो इन लोगों को डीआरआर डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं होती। कौन कौन सी कंपनी बताई बच्चों मैंने? ऑल इंडिया फाइनेंशियल, सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है लाइक मुथूट फाइनेंस, इट इज रेगुलेटेड बाय एनबीएफसीज है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेटेड बाय आरबीआई है, उनको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेटेड बाय आरबीआई है, उनको क्या नहीं बनाना पड़ेगा, उनको डीआरआर और डीआरआई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग कंपनीज, क्योंकि बैंक जैसे कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी गवर्नमेंट के नेशनलाइज बैंक है, उनको डीआरआर डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, क्योंकि सेबी गाइडलाइंस है इनके ऊपर, इनको भी डीआरआर डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है। अगर अनलिस्टेड कंपनीज हैं, अगर अनलिस्टेड कंपनीज हैं, लेकिन वो क्या है, अगर अनलिस्टेड कंपनीज हैं और वो किस कैटेगरी में आती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की कैटेगरी में आती हैं, या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आती है, एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लाइक मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस तो लिस्टेड है लेकिन मान लो अनलिस्टेड भी है, तब भी उनको डीआरआर और डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो कन्वर्जन से, अगर कंपनी रिडम्पशन कर रही है कन्वर्जन से, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन कर रही है, तब भी डीआरआर और डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो इन कंपनीज को डीआरआर एंड डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है, कौन कौन सी कंपनी है जिनको डीआरआर और डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है? अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो लिस्टेड है और रेगुलेटेड बाय आरबीआई है, इवन अनलिस्टेड भी है, एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तब भी उनको डीआरआर डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके ऑलरेडी आरबीआई की गाइडलाइंस है, इनको अदर गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है। बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज को भी डीआरआर डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको आरबीआई का डंडा है। लिस्टेड कंपनीज को भी बनाने की जरूरत नहीं, उनका सेबी का डंडा है। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, अगर आप डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो किनको बनाने की जरूरत है, किन कंपनीज को बनाने की जरूरत पड़ी? फिर डीआरआर एंड डीआरआई किनको बनाना है? फिर डीआरआर एंड डीआरआई किसको बनाना है भाई? फिर डीआरआर एंड डीआरआई बनाना है अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो, अदर देन अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो, नहीं स्टॉक अनलिस्टेड, लिस्टेड है, अनलिस्टेड क्या होती है? लिस्टेड वो कंपनीज होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में जिनके शेयर ट्रेड होते हैं, उन्हें लिस्टेड कंपनीज बोलते हैं।